हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत में हमने पढ़ा पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्री से लेकर मेंस तक का सिलेबस है और जो पूरा था उसमें क्वेश्चन भी आए हुए थे। तो मैंने नोट्स में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखाए हैं वो मैंने सारे आपको यहाँ पे कवर करा दिए थे। अब गाइज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। उसके बाद में गाइज मैं पॉलिटी की भी क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप पॉलिटी की भी क्लास ले सकते हैं, वो भी मेंस के पर्पज से पढ़ाऊंगी पूरी। तो गाइज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और गाइज मेरे टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी और अच्छी इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज क्लास शुरू करते हैं और हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो आज ये पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो इसे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, क्योंकि आपको पता है उस टाइम समय की गिनती उल्टी होती थी, मतलब कम से ज़्यादा से कम की ओर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको शुरू करने से पहले बता दूं इसका नाम क्यों पड़ा था और कुछ इसमें फैक्ट हैं जो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो इस सभ्यता के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, इसका नाम क्यों पड़ा वैदिक सभ्यता। तो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसीलिए इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा था। गाइज आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि मैम आप इसमें ज़्यादा टिक ना लगाया करें क्योंकि हमें समझ में नहीं आता, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा टिक लगा दिया करूँगी। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के नोट्स खराब हो, तो मैं थोड़ा थोड़ा मतलब समझा पूरा दूंगी, लेकिन जो टिक मार है वो नहीं करूँगी ज़्यादा। तो यहाँ पे है कि जो वैदिक सभ्यता है उसका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि इनकी जो जानकारी थी वो वेदों से मिलती है, इसीलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। फिर उसके बाद में एक और फैक्ट है कि इस सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे आर्य, इसीलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। यानी क्वेश्चन आ जाता है कि आर्य सभ्यता किसे कहा जाता है, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और भी कुछ सभ्यता है उनके नाम दिए रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आर्य सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता को ही कहा जाता है। फिर आर्य कि आर्य का नाम आया है, तो आर्य से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा दिया है। गाइज मैं आपको फिर भी बोलती हूँ कि मेंस के पर्पज से अगर आप कुछ भी लिखा करो तो यहाँ पे अगर आपने इनके बारे में लिखना है तो जितने भी इनसे रिलेटेड आप पॉइंट हैं वो यहीं पे नोट्स कीजिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखोगे मेंस के पर्पज से तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आर्य किसका शब्द है, तो आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उदार्थ, उत्तम व्यक्ति। यानी ये क्वेश्चन एक बार आया था कि कुलीन किसको बोला जाता है, तो आर्य शब्द का ही ये अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन, उदार्थ और उत्तम। फिर आर्य शब्द सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में दिया था। यानी जो आर्य शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया था, तो मैक्स मूलर ने दिया था। और कब दिया था, तो वो 1853 ईस्वी में दिया था। फिर ऋग्वेद में आर्य शब्द का सर्वाधिक उपयोग हुआ है। कितनी बार उल्लेख है आर्य शब्द का ऋग्वेद में, 33 यानी 33 बार उल्लेख किया गया है। तो गाइस और पढ़ते हैं, इसमें कुछ जगह कम थी। अब आगे की तरफ चलते हैं तो मैं आपको और बता देती हूँ। यहाँ पे जानकारी के स्रोत, यानी जो वैदिक सभ्यता में जो जानकारी मिली थी उसके स्रोत कौन कौन से थे। तो पहले जो दो प्रकार के स्रोत थे, कौन कौन से थे, एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा कौन सा था, तो दूसरा था साहित्यिक स्रोत। अब हम पढ़ेंगे गाइस पुरातात्विक स्रोत को। तो पुरातात्विक स्रोत क्या था कि जो पुरातात्विक स्रोत था ये भी कितने प्रकार थे, इसके भी दो प्रकार थे। कौन कौन से थे, तो अभिलेख और मृदभांड। कौन कौन से थे, अभिलेख और मृदभांड। अब यहाँ पे गाइज मैं एक बार फिर से समझा दूं कि जो वैदिक सभ्यता थी उसमें जानकारी के कितने स्रोत थे, तो दो स्रोत थे। कौन कौन से, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब जो पुरातात्विक स्रोत है ये भी इसके कितने प्रकार हैं, तो इसके भी दो। कौन कौन से, अभिलेख और मृदभांड। अब हम पढ़ेंगे अभिलेख। तो अभिलेख
क्या होते हैं कि वैदिक सभ्यता की जानकारी के लिए 2 अभिलेख, यानी अभिलेख भी हमें कितने मिले थे? 2। कौन कौन से थे? एक था बोगाजकोई अभिलेख, या उसी को बोलते हैं एशिया माइनर का अभिलेख। बोगाजकोई अभिलेख को क्या बोलते हैं गाइज? एशिया माइनर का अभिलेख। और दूसरा है कच्छी अभिलेख। दूसरा कौन सा है? तो कच्छी अभिलेख। एक बार फिर समझा रही हूँ, जानकारी के कितने? 2 स्रोत। कौन कौन से? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। फिर हमने पढ़ा था पुरातात्विक स्रोत, तो पुरातात्विक स्रोत के भी गाइस 2 प्रकार थे। कौन से? अभिलेख और मृदभांड। फिर हमने अभिलेख पढ़ा, तो अभिलेख के भी 2 प्रकार, एक बोगाजकोई और दूसरा था कच्छी अभिलेख। जो बोगाजकोई है उसी को बोलते हैं एशिया माइनर। अब गाइस ये जो दोनों अभिलेख हैं इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में, बोगाजकोई और कच्छी अभिलेख को। तो हम पढ़ रहे थे बोगाजकोई अभिलेख और कच्छी अभिलेख। अब हमें इन्हें डिटेल में पढ़ना है गाइज, मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बोगाजकोई अभिलेख, या इसी को बोलते हैं एशिया माइनर का अभिलेख। तो गाइज इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि यह अभिलेख तुर्की से मिला है। यानी जो बोगाजकोई अभिलेख है वो कहाँ से मिला? तो उसकी खोज हुई थी वो तुर्की से मिला था। जो कितना पुराना है? तो 1400 ईसा पूर्व पुराना है। कौन सा? बोगाजकोई अभिलेख। फिर है कि इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए। यानी क्वेश्चन आ जाता है गाइस, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बताऊंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो मतलब यहाँ पे पूछा जाता है कि किस अभिलेख की मतलब जानकारी कौन से अभिलेख में मिली है कि आर्य सबसे मध्य एशिया से भारत आए थे। तो वो है देन गाइस बोगाजकोई अभिलेख, या इसी को बोलते हैं एशिया माइनर का अभिलेख। फिर इस अभिलेख के बारे में किसने बताया? तो मैक्स मूलर ने बताया था। वो जर्मनी के थे, उन्होंने बताया था कि ये जो अभिलेख है इससे आर्य जो भारत आए थे, आर्य मतलब मध्य एशिया से भारत आए थे, उसकी जानकारी मिली। 1400 ईसा पुराना है। और ये अभिलेख कहाँ से मिला? तो ये तुर्की से मिला था। फिर इसके कुछ फैक्ट हैं कि इस अभिलेख से 4 वैदिक देवताओं, कौन? इंद्र, मित्र, वरुण और नाशित्य की जानकारी मिलती है। यानी जो चारों वैदिक देवताओं थे उनकी जानकारी कहाँ से मिली है? तो बोगाजकोई एशिया माइनर का अभिलेख। यानी जो गाइस ये वैदिक सभ्यता में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो अभिलेख है, क्योंकि इस पे आप स्टार कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से 101% आना है। फिर यहाँ से है कि मितवी और उत्वी नामक 2 कबीलों के बीच संधि हुई। यानी जो बोगाजकोई अभिलेख में 2 कबीले थे, मितवी और उत्वी, उन दोनों में संधि हुई थी। आप एक बार इसके देख लेना, मैंने यहाँ पे ज़्यादा टिक मार्क नहीं किया क्योंकि आपके नोट्स खराब हो जाते हैं, तो आप यहाँ नोट्स बना लेना। फिर है कच्छी अभिलेख। तो यह अभिलेख 1600 ईसा पूर्व पुराना था। कितना पुराना था? 1600 ईसा पूर्व पुराना था। इससे जानकारी मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। यानी जो कच्छी अभिलेख है उससे ये जानकारी, सिर्फ ये जानकारी मिली है कि जो ईरानी आर्यों की जो एक शाखा थी वो कहाँ आई थी? तो भारत आई थी। लेकिन ये इससे ज़्यादा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक तुर्की से अभिलेख मिला था, 1400 ईसा पूर्व पुराना था। और इस अभिलेख से ही जानकारी मिलती है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। और इस अभिलेख के बारे में मैक्स मूलर ने बताया था। और इस अभिलेख में जो चारों देवता हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नाशित्य की भी जानकारी मिलती है। और मितवी और उत्वी नामक जो 2 कबीले थे उनके बीच भी संधि इसी अभिलेख में मतलब बताई गई है कि इसी मतलब इन 2 कबीलों में संधि हुई थी, वो इसी अभिलेख में हुई थी। और जो कच्छी अभिलेख है वो 1620 ईसा पूर्व पुराना था। इससे जानकारी मिलती है कि ईरानी आर्यों की शाखा एक भारत आई थी। और फिर है मृदभांड। यानी ये अभिलेख थे, अभिलेख कितने थे? 2, बोगाजकोई अभिलेख और कच्छी अभिलेख। अब मृदभांड, तो मृदभांड के भी 2 प्रकार हैं। कौन कौन से मृदभांड मिले थे? एक तो था गेरुवर्णी मृदभांड और दूसरा था चित्रदूसर मृदभांड। अब इनके बारे में गाइस डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या थे ये। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे मृदभांड, और मृदभांड के 2 प्रकार थे। एक था गेरुवर्णी मृदभांड और दूसरा था चित्रदूसर मृदभांड। तो पहले हम पढ़ेंगे गाइस गेरुवर्णी मृदभांड, इसको डिटेल में पढ़ लेंगे।
तो यह कैसा था, तो यह जो मृदभांड था वो ऋग्वैदिक काल से संबंधित था, यानी जो गेरुबरडी मृदभांड था वो ऋग्वैदिक काल से संबंधित था। फिर है चित्रित धूसर मृदभांड, तो यह उत्तर वैदिक काल की विशेषता थी, यानी जो चित्रित धूसर मृदभांड है वो उत्तर वैदिक काल की विशेषता थी, जो उत्तर वैदिक काल से ही संबंधित थी, यानी जो चित्रित धूसर मृदभांड है उत्तर वैदिक काल की ही विशेषता थी और उत्तर वैदिक काल से ही संबंधित थी। अब हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत क्या था कि इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता था, यानी जो साहित्यिक स्रोत थे उसमें सिर्फ वेदों का अध्ययन किया जाता था, वेदों के बारे में पढ़ा जाता था, उनकी जानकारी इकट्ठा की जाती थी और वेदों से भी आर्यों के धार्मिक व सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है, यानी जो आर्य थे उनके धार्मिक सामाजिक जीवन की जानकारी भी हमें वेदों से मिलती है। अब पढ़ेंगे कालखंड। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला था ऋग्वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी जो ऋग्वैदिक काल है उसका टाइम पीरियड क्या था, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल था, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और फिर है उत्पत्तिकर्ता, तो इनके निर्माता कौन थे, तो आर्य, और मूल निवास के बारे में इनका मत था। तो आप एक बात देखिए, हमने पढ़ा पहले गेरुबरडी मृदभांड, यह ऋग्वैदिक काल से संबंधित था। दूसरा था चित्रित धूसर मृदभांड, यह उत्तर वैदिक काल की विशेषता थी जो उत्तर वैदिक काल से ही संबंधित था। फिर साहित्यिक स्रोत, तो इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता था, वेदों से भी आर्यों के धार्मिक व सामाजिक जीवन की जानकारी हमें मिली थी। फिर कालखंड, तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। फिर उत्पत्तिकर्ता, तो निर्माता आर्य थे जिसके बारे में मूल निवास के बारे में मत था। अब पढ़ते हैं गाइस आगे, इसमें कुछ स्पेस कम है तो मैं आगे बता देती हूँ, फिर हम आगे देख लेते हैं। मूल निवास के बारे में जिन्होंने मत दिए थे उनके नाम हैं और किस जगह के बारे में उन्होंने बताया है, तो उनके नाम है ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला है जर्मनी से, किसने बोला, प्रियंका महोदय थे, उन्होंने जर्मनी से बताया था। फिर पी गाइल्स महोदय, उन्होंने हंगरी को बताया था। नेहरिंग महोदय, उन्होंने दक्षिणी रूस को बताया था। फिर आल्डेनबर्ग और जुदकीन दो थे, उन्होंने पामीर के पठार से थे, उन्होंने वहाँ से अपना मत दिया था। और फिर थे 5वें नंबर के एल.डी. कल्ला, उन्होंने कश्मीर से अपना मत दिया था। फिर सप्तसेन प्रदेश से किसने मत दिया था, तो अवनीश चंद्र व संपूर्वानंद, यानी जो सप्तसेन प्रदेश था उससे अवनीश चंद्र व संपूर्वानंद ने अपना मत दिया था। फिर 7वें में है ब्रह्मर्षि देश से पंडित गंगानाथ झा ने अपना मत दिया था। 8वें में है मध्य देश से राजवली पांडे ने अपना मत दिया था। 9वें नंबर के तिब्बत से दयानंद सरस्वती, जो उनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उन्होंने मत दिया था। फिर 10 से है नंबर 10 है उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र, वहाँ से बाल गंगाधर तिलक ने अपना मत दिया था। तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन जगहों के नाम आ जाते हैं, इनके नाम आ जाते हैं कि किसने कहाँ से अपना मत दिया था। और भी 2-3 बचे हैं जो यहाँ जगह नहीं बची थी, अभी मैं करा दे रही हूँ। जो 11वें नंबर के हैं मध्य एशिया से, तो मैक्स मूलर ने अपना मत दिया था मध्य एशिया से, और जे.जी. जो रीड थे उनको दोनों का मत था मध्य एशिया से। फिर 12वां नंबर है देवका प्रदेश, यानी ये कहाँ आता है, तो गाइस ये आता है मुल्तान में, और यहाँ से मत दिया था डी.एस. त्रिवेदी ने। फिर एक नोट है कि आर्य सर्वप्रथम भारत के सप्तसेन प्रदेश, ये सप्तसेन प्रदेश कहाँ था, तो ये है अफगानिस्तान और पंजाब में आए थे, यानी जो सप्तसेन प्रदेश अफगानिस्तान और पंजाब में है वहाँ पे ये आर्य सर्वप्रथम आए थे। फिर साहित्यिक स्रोत, इसमें साहित्यिक स्रोत क्या है कि इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक व उपनिषद का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। यानी जो साहित्यिक स्रोत है उसमें
वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद का अध्ययन किया जाता है। वेद, तो वेद क्या होते हैं कि वेद संस्कृत भाषा का एक शब्द है जो किस धातु से बना है, तो गाइस जो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। यानी जो वेद है, वेद का अर्थ क्या है, तो वेद का अर्थ है जानना। धातु कौन सी है, तो धातु है गाइस विद। और है कुछ यहाँ पे फैक्ट, वो और मैं आपको बता दे रही हूँ, तो गाइस वो फैक्ट पढ़ लेते हैं। संकलनकर्ता, तो संकलनकर्ता कौन थे, कृष्ण द्वैपायन ने किया था। संकलन कर मतलब इसका जो संकलन करता है वो कृष्ण द्वैपायन को कहा जाता है, इसीलिए इन्हें वेद व्यास कहते हैं। यानी जो संकलन मतलब जो संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन ने इनका संकलन किया था, इसीलिए कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास कहा जाता है। भाषा कौन सी थी, तो भाषा संस्कृत, लिपि थी ब्राह्मी। फिर वेदों के अन्य नाम, तो वेदों के 3 नाम थे, कौन कौन से थे, अपौरुषेय, नित्य और श्रुति। अब अपौरुषेय क्या होता है, तो ये वेदों को देवताओं द्वारा रचित माना जाता है, पुरुष या मनुष्य द्वारा नहीं, इसीलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है। फिर नित्य, तो वेदों के ज्ञान को बताकर जीवित रखा गया है, इसीलिए इसे नित्य कहते हैं। और श्रुति क्या होता है कि वेदों के ज्ञान को सुनाकर, यानी नित्य में बताकर और श्रुति में सुनाकर जीवित रखा गया है। एक नोट है गाइस कि आरंभिक में आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, यानी जो आर्य थे उन्हें आरंभिक में लिपि का ज्ञान नहीं था। एक बार देख लीजिए, वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन, इसलिए इन्हें वेद व्यास कहते थे। भाषा थी संस्कृत, लिपि थी ब्राह्मी। वेदों के अन्य नाम 3 थे, अपौरुषेय, नित्य और श्रुति। अपौरुषेय क्योंकि वेदों को देवताओं द्वारा रचित माना जाता है, पुरुष या मनुष्य द्वारा नहीं। नित्य, वेदों के ज्ञान को बताकर जीवित रखा गया, इसीलिए इसे नित्य कहा जाता है। श्रुति, वेदों के ज्ञान को सुनाकर, इसीलिए इसे श्रुति कहा जाता है। नोट, आरंभिक में आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। तो गाइस यहाँ अपनी ये क्लास कंप्लीट होती है वैदिक सभ्यता की। अभी ये वैदिक सभ्यता खत्म नहीं हुई क्योंकि ये बड़ी है, तो अब हम पढ़ेंगे, इसमें शुरुआत होगी वेद की, ऋग्वेदिक, मतलब इसमें सारे मैं बताऊंगी उनके, और पूरा मेंस के पर्पज से अपन यहाँ पे चलेंगे, और प्री के भी इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी। तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि प्री का अलग पढ़ना है, मेंस का अलग पढ़ना है। जितना आप मतलब इतना कवर कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम हो या फिर MPPSC, UPSC या UPPSC, जिस मतलब स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए, सबके लिए है, व्यापम के लिए है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बाकी का गाइज आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम नहीं सॉरी टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगी। और देन गाइज जब मैं लाइव आती हूँ तो आप आ जाया करो, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड अगर आप कंफ्यूजन है, आपको कोई अगर जितनी मेरे पे हेल्प हो जाएगी, अगर मेरे को पता है उस चीज़ के बारे में, तो मैं वहाँ आपको बता दूंगी। मिलते हैं गाइज अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।